आज के इस क्लास में हम लोग पावर फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर लो रहने से किसी सर्किट में क्या इफेक्ट होता है तथा पावर फैक्टर को किस तरह से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पावर फैक्टर मतलब होता है पावर का इफेक्ट किसी सर्किट में किस प्रकार से हो रहा है। नॉर्मली अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो पावर फैक्टर होता है द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता है इसी को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो पावर फैक्टर होगा द cosine of angle between voltage and current in an AC circuit is called पावर फैक्टर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो पावर फैक्टर होता है ये ओनली एसी सर्किट में होता है, डीसी सर्किट में कोई पावर का इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लोड की बात करें, लोड का नेचर, तो तीन प्रकार से लोड होता है। एक होता है रेजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टेंस लोड का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो होगा आपका फिलामेंट बल्ब, हीटर, ये सब रेजिस्टेंस नेचर का होता है। अगर हम लोग इंडक्टिव नेचर की बात करें तो होगा आपका मोटर, क्योंकि मोटर में बेसिकली इंडक्टर रहता है। मतलब अगर हम लोग कॉइल को सर्टेन टर्न में अगर लपेट दें तो उस प्रकार से जो नेचर होता है उसको हम लोग इंडक्टिव नेचर बोलते हैं। और तीसरा जो लोड होता है उसे बोलते हैं हम लोग कैपेसिटिव नेचर। कैपेसिटिव नेचर मतलब अगर हम दो प्लेट को ले लें, अगर उसके बीच अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर दें तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में चार्ज को स्टोर करेगा। तो इस प्रकार का जो नेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव नेचर। तो पावर फैक्टर भी इन्हीं तीनों पर ही निर्भर करता है। अगर हम लोग पावर फैक्टर की दूसरे डिफिनेशन की बात करें तो पावर फैक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर फैक्टर इसका जो होता है रेजिस्टेंस बटा इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करें और इम्पीडेंस को जेड से। मतलब किसी सर्किट का रेजिस्टेंस बटा इम्पीडेंस को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। अगर इसको हम लोग डायग्राम के हिसाब से समझेंगे तो पावर फैक्टर को इजीली से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल का सहायता से पावर फैक्टर को इजीली से समझते हैं कि किस प्रकार से पावर फैक्टर का मान निकलता है। सपोज कीजिए एक त्रिभुज है, अगर इसका बेस रिप्रेजेंट करेगा टू पावर को, या इसको आप दूसरा बोल सकते हैं एक्टिव पावर, या इसका दूसरा नाम है वाटफुल पावर, वाटफुल पावर। अगर किसी ट्रायंगल का बेस रिप्रेजेंट करता है ट्रू पावर, इसी का दूसरा नाम है कहीं कहीं पे एक्टिव पावर तो कहीं कहीं पे वाटफुल पावर। इसी प्रकार से इसका जो परपेंडिकुलर है ये रिप्रेजेंटेड करेगा रिएक्टिव पावर को। और जो हाइपोटेन्यूज है ये रिप्रेजेंटेड करेगा अपरेंट पावर को। अगर इसके हिसाब से हम लोग पावर फैक्टर का मान निकालें तो पावर फैक्टर हो जाएगा ट्रू पावर
या इसको हम लोग एक्टिव पावर कह सकते हैं बटा एपरेंट पावर। पावर फैक्टर का ये तीसरा फॉर्मूला है जिसको हम लोग एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर बोलते हैं। एक्टिव पावर मतलब सर्किट का वो पावर जो वास्तविक में सर्किट में यूज होता है, जैसे कि हम लोग जो वाटेज में रीडिंग होता है, मतलब जो ट्रू पावर होता है इसको हम लोग वाट बोल सकते हैं। जो वाट होता है ये बेसिकली एक्चुअल पावर या ट्रू पावर होता है, मतलब जो किसी सर्किट में यूज होता है। अगर हम लोग एपरेंट पावर की बात करें तो एपरेंट पावर को हम लोग भी आई से डिनोट करते हैं और एक्टिव पावर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। पावर फैक्टर मतलब एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर। एक्टिव पावर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, मतलब जो सर्किट में एक्चुअल में यूज होता है, और एपरेंट पावर को हम लोग VI से डिनोट करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग पावर फैक्टर का अगर फॉर्मूला निकाले तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एक्टिव पावर को हम लोग IRMS गुना VRMS cos फाई, और एपरेंट पावर को हम लोग IRMS मल्टीप्लाई VRMS लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग IRMS VRMS ऊपर नीचे कट कर दें तो हम लोग को पावर फैक्टर का मान निकल आएगा cos फाई। बेसिकली जो cos फाई है इसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे जो फाई है, फाई बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता है, जो फेजर डायग्राम में फाई उसी को दिखाता है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये वोल्टेज है और ये करंट है। ये वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होगा इस एंगल को हम लोग फाई बोलते हैं। ये एंगल जितना कम होगा उतना ज़्यादा पावर फैक्टर अच्छा होगा, और ये एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पावर फैक्टर बुरा होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे अगर किसी सर्किट में पावर फैक्टर कम होता है तो इस पावर फैक्टर की वजह से सर्किट में क्या क्या इफेक्ट होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग फेजर डायग्राम पढ़ेंगे कि यूनिटी पावर फैक्टर में पावर फैक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह से पावर फैक्टर लैगिंग होता है, किस तरह से पावर फैक्टर लीडिंग होता है। एसी सर्किट में और डीसी सर्किट में बहुत सारे डिफरेंस होता है, मगर हम लोग दो डिफरेंस का ही यहाँ पे बात करेंगे। पहला, जो एसी सर्किट है इसमें पावर फैक्टर होता है, और जो डीसी सर्किट उसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन है, अगर आप कोई भी एसी सर्किट को सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है उस करंट फ्लो को रोकता है, इंडक्टिव भी रोकता है, कैपेसिटिव भी रोकता है और रेजिस्टेंस भी रोकता है। मतलब कह सकते हैं कभी भी अगर एसी सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे जो करंट का ब्लॉकिंग होता है वो तीन कारणों से होता है। रेजिस्टेंस की वजह से भी होता है, इंडक्टर की वजह से भी होता है और कैपेसिटर की वजह से भी। मतलब तीनों के वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ये हम लोग को एसी सर्किट में देखने को मिलता है। इसी का अगर हम लोग डीसी सर्किट में बात करें तो डीसी सर्किट में जो करंट को ब्लॉक करता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। तो एक तरह से साफ साफ हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग एसी सर्किट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैपेसिटिव को भी देखते हैं, इंडक्टिव को भी देखते हैं और रेजिस्टेंस को भी देखते हैं। लेकिन जब हम लोग डीसी सर्किट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को ही देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर का इफेक्ट किन चीजों में होता है। ये पावर फैक्टर का इफेक्ट को हम लोग तीन टाइप में बांट के पढ़ेंगे कि जब पावर फैक्टर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान जब इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और सेकंड केस में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होता है। तीसरा में देखेंगे कि जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस
इंडक्टिव रिएक्टेंस से कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम 1 ही होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर में किसी प्रकार से यूनिट नहीं होता है। जिस तरह से करंट का एम्पियर होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, उसी तरह पावर फैक्टर में कोई यूनिट नहीं होता है। और इसका मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान 0 होता है। मतलब ये 0 to 1 ही मैक्सिमम मिनिमम होते रहता है। तो वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का 3 वैल्यू होता है। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब XC इक्वल टू XL। जब XC इक्वल टू XL होगा तो इसको हम लोग कहते हैं इन फेज। इन फेज मतलब अगर इसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम हम लोग देखेंगे वोल्टेज और करंट इन फेज में रहता है। मतलब अगर इसको हम लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से समझें तो इस प्रकार समझेंगे। मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ है, ये V का ग्राफ है, तो जो करंट का ग्राफ होगा ये भी आपका इन फेज में ही रहेगा। ये कब होता है? जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान जब इक्वल होता है, तब वोल्टेज और करंट इन फेज में होता है। दूसरा, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ज्यादा रहेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से, मतलब XC का जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगा XL से। जब XC का वैल्यू XL से ज्यादा होगा तो इसको अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, सपोज कीजिए कि वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तब यहाँ पे जो करंट होता है 90 डिग्री लीड करता है। लीड मतलब 90 डिग्री आगे की ओर होता है जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ज्यादा रहता है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जब प्योर कैपेसिटर है और प्योर इंडक्टर है। अगर प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर नहीं रहेगा तब ये जो एंगल है ये थोड़ा सा लो रहता है। तीसरा केस, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा रहता है, मतलब XL ज्यादा रहेगा XC से। यहाँ पे लिख देते हैं XC इक्वल टू XL, XC जब ज्यादा है XL से। तो यहाँ पे फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वोल्टेज है, इससे करंट लैगिंग करेगा, मतलब जो वोल्टेज का मान से करंट पीछे की ओर रहता है। मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा रहता है तो इसको हम लोग लैगिंग बोलते हैं। और जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होता है तो इसको हम लोग लीडिंग बोलते हैं। लीडिंग माने आगे और लैगिंग माने पीछे। ये था कैपेसिटर पावर फैक्टर के वैल्यू का 3 प्रकार। अभी हम लोग पढ़ेंगे अगर किसी सर्किट में पावर फैक्टर कम होता है तो उसके वजह से सर्किट में क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। तो हेडिंग डालिए डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। डिसएडवांटेज ऑफ
डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। अगर किसी सर्किट में पावर फैक्टर कम होगा तो उसके वजह से क्या क्या डिसएडवांटेज होगा। एक फॉर्मूला होता है पावर का, मतलब अगर हम लोग पावर लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है, सिंगल फेज में ये पावर का फॉर्मूला अलग होता है और 3 फेज में पावर का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन हम लोग सिंगल फेज को एक स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है VL मल्टीप्लाई IL cos फाई। ये cos फाई क्या है यहाँ पे? पावर फैक्टर। अगर हम लोग यहाँ पे करंट को इधर लाइन करेंगे तो IL इक्वल हो जाएगा पावर बटा VL cos फाई। सपोज दैट अगर हम लोग पावर और वोल्टेज को कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब इफ पावर एंड वोल्टेज कांस्टेंट, तब क्या होगा? इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं IL इक्वल टू 1 बटा cos फाई। ये हम लोग का फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया। मतलब जो करंट होता है वो पावर फैक्टर के से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन दोनों क्वांटिटी में अगर एक क्वांटिटी बढ़ा तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक घट जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर पावर फैक्टर का मान यहाँ पे कम होता है तो जो करंट का मान ज़्यादा होगा। अगर पावर फैक्टर का मान ज़्यादा हो गया तो करंट का मान ज़्यादा कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है अगर किसी सर्किट में पावर फैक्टर ज़्यादा है तो करंट कम होगा। अगर सर्किट का पावर फैक्टर कम है मतलब करंट ज़्यादा होगा। अब इसी करंट को लेकर हम लोग आगे का जो भी डिसएडवांटेज उसको पढ़ेंगे। सपोज कीजिए कि एक सर्किट है, उसके लिए हम लोग वायर का यूज किए यहाँ पे इतना पतला, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मानिए 1 mm स्क्वायर है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सर्टेन अमाउंट का करंट फ्लो करते हैं। यहाँ पे हम लोग करंट को फ्लो कर रहे हैं। इसी तरह एक दूसरा वायर है यहाँ पे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ मोटा है। सपोज कीजिए कि ये 4 स्क्वायर mm का वायर है, यहाँ पे करंट हम लोग फ्लो कर रहे हैं। अब दोनों केस में लोग क्या मानेंगे कि जब पावर फैक्टर का मात्रा कम रहेगा। अब यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है? PF लो है। अगर पावर फैक्टर का मात्रा कम रहेगा तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब सपोज कीजिए कोई 1 mm स्क्वायर का वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है और एक 4 mm का स्क्वायर का वायर है और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों में देखिए सेम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये बढ़ गया है। पहले हम लोग 1 mm स्क्वायर समझे थे, सेकंड में 4 mm स्क्वायर से। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी सर्किट का अगर पावर फैक्टर कम होता है तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर करंट का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो कॉपर का साइज भी बढ़ेगा। जब कॉपर का साइज बढ़ेगा तो ओवरऑल जो कॉस्ट है हम लोग का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका भी कॉस्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं अगर किसी सर्किट में पावर फैक्टर कम है तो करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ने की वजह से वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम लोग को मोटा लेना पड़ेगा। अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा लें तो जो अमाउंट ऑफ कॉपर है वो ज़्यादा लगेगा। अगर अमाउंट ऑफ कॉपर ज़्यादा है तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी हम लोग का ज़्यादा लगेगा। ये पावर फैक्टर का लो होने से डिसएडवांटेज पहला है। मतलब अगर आप लो पावर फैक्टर में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहाँ पे जो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होने से आपको नंबर ऑफ जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो कॉपर कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉपर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो जो ओवरऑल जो हम लोग का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है इसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरा केस में।
कि पावर फैक्टर लो होने से दूसरा किन चीज में इफेक्ट होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं पावर फैक्टर और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सपोज कीजिए कि एक टावर है, एक टावर ये है और एक टावर ये है। अब जो पावर फैक्टर है तो हम लोग का लो है। अब पावर फैक्टर लो है, इसके वजह से क्या होगा, जो ये टावर है यहाँ पे कुछ तार इस तरीके का यहाँ पे जा रहा है। जब पावर फैक्टर कम होगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन इस वायर का ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब जो पहले इतना पतला था अब हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पे इससे ज़्यादा मोटा वायर। अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा मोटा वायर लेंगे तो आप एक चीज़ देखिए, दो टावर के जो बीच में सेग होगा ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर कॉपर का साइज ज़्यादा रहेगा या एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा रहेगा, मतलब सिंपली में अगर कंडक्टर का साइज इंक्रीमेंट होगा तो जो वायर है नीचे की तरफ आएगा। तो हम लोग को जो ये जो ट्रांसमिशन का ये टावर है इसको भी ऊंचा करना पड़ेगा। ये दूसरा डिसएडवांटेज होता है अगर लो पावर में आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, स्टार्टिंग में समझिए हम लोग का इतना पतला तार इस दो टावर के बीच से गुजरा है, तो यहाँ पे सेग जो है, मतलब जो नीचे का तरफ वायर झूल रहा है ये इतना अमाउंट में झूल रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे इस वायर को हम लोग मोटा कर देंगे तो ये जो सेग है ये और नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब जमीन से ये बहुत मिनिमम डिस्टेंस रहेगा। तो इसके लिए हम लोग को जो पावर का हाइट है ये हाइट को हम लोग इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल जो कॉस्ट है हम लोग का ज़्यादा बढ़ गया। ये भी पावर फैक्टर का दूसरा इफेक्ट होता है कि पावर फैक्टर जब कम होता है तो क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पर हम लोग देखें जो वायर नीचे तरफ झूलेगा जिसकी वजह से हम लोग का जो टावर है इस टावर को भी ऊंचा करना पड़ेगा। तीसरा हम लोग बात करेंगे लॉसेस के बारे में, हीट लॉस। अगर हम लोग हीट लॉस का फॉर्मूला देखें तो पाएंगे आर स्क्वायर आर, यहाँ पे भी करंट आ गया। अब जब करंट का मात्रा बढ़ेगा तो हीट लॉस भी बढ़ेगा। सिंपल सा बात, आई स्क्वायर आर फॉर्मूला होता है। जब करंट की मात्रा बढ़ेगा तो हीट लॉस भी बढ़ेगा। जब हीट लॉस बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हम लोग का पुअर हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग को पावर फैक्टर लो नहीं रखना चाहिए। अभी हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे, सॉरी ये तीसरा था, चौथा केस पढ़ेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा जब करंट बढ़ेगा। फिफ्थ नंबर है लार्जर द साइज ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जो इक्विपमेंट है ट्रांसफॉर्मर उसका साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है KV इक्वल टू किलोवाट बटा cos फाई। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, अगर किसी सर्किट में पावर फैक्टर का मान कम होगा तो KVA का रेटिंग ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा KVA का रेटिंग होगा उतना बड़ा इक्विपमेंट का साइज बढ़ जाएगा। तो ये पावर फैक्टर का लो होने का फिफ्थ रीजन का इफेक्ट होता है। इसी प्रकार और भी सारा रीजन होता है, एफिशिएंसी कम होता है, पूरा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो हम लोग लो पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज इतने पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि किस तरह से पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर पावर फैक्टर डाउन होता है तो इसमें कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करके पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। हेडिंग डालिए
मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट पावर फैक्टर, मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट पावर फैक्टर, कौन सी मेथड का अप्लाई करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 3 मेथड होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने का। आप मैक्सिमम जगह में एक मेथड का यूज होता है, आप देखेंगे जो मैक्सिमम फैक्ट्री वगैरह होता है उसमें हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करते हैं कैपेसिटर बैंक के द्वारा। कैपेसिटर बैंक के द्वारा हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें ढेर सारा कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्शन करके हम लोग लोड के साथ जोड़ देते हैं। पहला कैपेसिटर बैंक और दूसरा होगा सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर और तीसरा होता है फेज एडवांसर। ये 3 मेथड होता है जिसकी वजह से जिसका यूज करके हम लोग पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। पहला कैपेसिटर बैंक, दूसरा सिंक्रोनस कंडेंसर और तीसरा होगा फेज एडवर्सर। ये 3 मेथड के द्वारा हम लोग पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करते हैं। मैक्सिमम जो प्लांट में यूज होता है वो कैपेसिटर बैंक का यूज होता है और सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये था आज का क्लास जिसमें हम लोग सीखें पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर लो रहने से क्या इफेक्ट होता है तथा पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या मेथड होता है। आज के क्लास में हम लोग समाप्त करते हैं।